मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम को कवर करने वाले PYQs की जो सीरीज चल रही है, आज उसका हम 4th पार्ट करेंगे। जो 500 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 PYQs जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का जो पार्ट नंबर 4 है, आज हम वो करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 जिसके अंदर हमने लगभग सामान्य हिंदी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, उन सबको कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से पहले का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए छात्रों, ये जो है ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत सरल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कई बार इसके प्रश्न जो है घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है डाउट ना रहे, कोई समस्या ना हो, इसके लिए शिक्षा सारांश का चैनल आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज लेकर आया है। प्लस आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है पारिभाषिक शब्द। देखिए, एक टॉपिक आज का हमारा सरल रहने वाला है, मुहावरे और लोकोक्तियां, और दूसरा टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली, जो बहुत से 90% छात्रों को जो है कठिन लगता है और होता भी कठिन है, क्योंकि प्रशासन से संबंधित शब्दावली, जिन शब्दों के हिंदी रूपांतरण, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपांतरण और हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूपांतरण हमें पूछे जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, वो शब्द तो हमें आ ही जाते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन सब सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों का PYQs का जो सीरीज है, आज उसका 4th पार्ट हम कवर कर रहे हैं। जिन छात्रों ने 1st, 2nd और 3rd पार्ट नहीं देखा है, वो जाकर के जरूर देखें और अपने जो संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम की तैयारी है उसे बूस्ट करें। यूपीएससी की परीक्षा से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा तक सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछी जा रही है, और इन सामान्य हिंदी के जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सबको मैंने इन 4 वीडियो के अंदर 500 PYQs के माध्यम से सॉल्व करवाया है, तो जरूर जाकर के देखें। चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियां करने से पहले आपको एक शुभ काम कर देना है, जिससे कि आपका लाभ हो जाए। वो शुभ काम क्या है आप सभी जानते हैं, शिक्षा सारांश के चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपका अत्यंत लाभ होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, 2025 से 2011 तक के परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्नों का संकलन हमने इसमें समाहित किया है। एक एक टॉपिक को आपको अलग अलग कहीं और किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप इन PYQs को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं आज का, वो है लेना एक न देना दो। ये जो हमारा प्रश्न है, लेना एक न देना दो, कितनी सरल लोकोक्ति है। ये अभी लेटेस्ट जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा, जो कि अभी पिछले मंथ ही आयोजित हुई थी, उसकी परीक्षा 2 शिफ्ट के अंदर आयोजित हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैंने आपके लिए सभी प्रश्नों को संकलित किया है। अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या पूछा जा रहा है और बैक टू बैक क्या पूछा जा रहा था, ताकि आपके जो है सारे डाउट सॉल्व हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस प्रकार प्रश्न जो है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। हर परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट होकर के आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहा है कि लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का हिंदी अर्थ हमें बताना है। तो आप सभी को ये अच्छे से जानकारी है कि लेना एक न देना दो, इसका क्या अर्थ होता है। बिना मतलब व्यर्थ चीज को क्या कहते हैं कि लेना एक ना देना दो। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। कानाफूसी करना, इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। यह भी राजस्थान पटवार की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। कानाफूसी करना, कानाफूसी करना बहुत ही सरल। देखिए ये जो मुहावरे लोकोक्ति के प्रश्न हैं, कई बार इतने सरल आ जाते हैं और कई बार इतने घुमा करके मुश्किल रूप से पूछे जाते हैं। हमें किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, यही कारण है कि हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। हमें अलग से किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर हमने PYQs सॉल्व कर दिए। कानाफूसी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए क्या चुगली करना होता है।
चुगली करना के क्या अर्थ होता है? किसी की बुराई करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करने को चुगली करना कहते हैं। बदनाम करना नहीं होता, बचना नहीं होता, चुपके चुपके बातें करना, यानी जिस व्यक्ति के बारे में आप कानाफूसी कर रहे हैं उस व्यक्ति के सामने जाकर के तो आप बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति कहीं और होगा तो चुपके चुपके आप किसी और से जाकर के जो बात करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? कानाफूसी करना। तो द नंबर ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है हवा हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये पटवार की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा के अंदर पूछा गया, अभी लेटेस्ट प्रश्न था। हवा हो जाना, हवा हो जाना यानी वो हवा हो गया, चोर जो था वो हवा हो गया, यानी क्या हो गया? वो भाग जाना। हवा हो जाने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। चौथा नंबर प्रश्न जो कि बड़ा सटीक प्रश्न है आज की हमारी जीवन शैली के लिए, दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये जो लोकोक्ति है इसका हिंदी अर्थ हमें बताना है। ये भी पटवार की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। क्या इसका अर्थ है दादा बड़े हैं भैया छोटे? देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो प्रश्नों को घुमाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हमें कंफ्यूज नहीं होने। दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि रुपया ही सब कुछ है इस दुनिया में। हमें किसी रिश्तेदार की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती है। अगर हमारे पास क्या होता है? रुपया होता है, तो रुपया सबसे बड़ा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहावत बनाई गई है कि दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये डेप्यूटी जेलर की जो परीक्षा हुई थी अभी 2025 के अंदर आयोजित हुई थी, 2024 वाली, इसके अंदर पूछा गया प्रश्न क्या था? निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? अब देखिए, अब प्रश्न थोड़े से स्तर के आ गए हैं। यहाँ पे सही नहीं है यानी गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, इसका हिंदी अर्थ दिया है बरसात में बड़ी बड़ी बूंदें सीधे मुंह पर आ पड़ी। क्या इसका हिंदी अर्थ होता है? आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा। आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, इसका हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि बारिश की बूंदें, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो हमारे मुंह पर आ गिरी। आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा जो मुहावरा है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? कि अगर आप अपने स्तर से उच्च स्तर के व्यक्ति का अपमान करते हैं, बेफिजूल में आप अपमान करते हैं, तो वो जो अपमानित जो क्रिया है वो आपके ऊपर ही आती है। यानी वो जो अपमान है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि आप उसके स्तर के हैं ही नहीं। तो ये कहावत, ये मुहावरा बनाया गया लोकोक्ति के आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, तो यहाँ पे ये जो अर्थ दिया गया है बिल्कुल संगत नहीं है। और हमें यही पूछा गया था कि जो सही नहीं है उसे हमें चूज करना है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निकटस्थ का या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का। ये कहानी पर आधारित है। मैंने ये जो मुहावरे और लोकोक्ति है इसका पार्ट 1 भी अवेलेबल करवा रखा है। जिन बच्चों को जो है अच्छे से समझना है, मैंने उसके अंदर इस एक एक लोकोक्ति की कहानी भी समझाई है, जाकर के जरूर देखें। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी घर के, गांव के अंदर अगर कोई जोगी है यानी कोई सन्यासी है, ज्ञानी है, तो गांव वाले व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन बाहर गांव से आने वाले जो नया व्यक्ति है, नया जो ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति है, उसका बड़ा सम्मान होता है, भले ही वो उसके अंदर इतना ज्ञान हो या ना हो। अगला देखिए, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, यानी समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, यानी साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। ये तीनों जो लोकोक्तियां, इनका अर्थ सही लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाला जो लोकोक्ति था वो गलत था और हमें गलत ही ऑप्शन चूज करना था। छठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। नानी कंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। देखिए वाह वाह, क्या लोकोक्ति है। नानी कंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। यानी क्या हो गया कि जो असंभव कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि नानी तो कंवारी मर गई और नवासे के 9 ब्याह हो रहे हैं, तो इस प्रकार से देखिए ये बताया जा रहा है कि व्यर्थ शेगी बगारने वाला, व्यर्थ में अपनी होशियारी करने वाला, जो वास्तव में उस पद के योग्य नहीं है और अपने आप को उससे भी ऊंचा बता रहा है, तो उसके लिए कहावत बनी है कि नानी कंवारी मर गई और नवासे के 9 ब्याह। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, ये जो लोकोक्ति है इसका हिंदी अर्थ हमें बताना है। डेप्यूटी जेलर में पूछा गया था। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, यानी बुरे का बुरा परिणाम होता है? नहीं। खुशी और गम एक साथ देखने को मिलते हैं? नहीं। जहां से आमदनी होती है वहीं व्यय हो जाना, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मुहावरा बनाया गया कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लग जाती है, यानी जहां से पैसा
कमाया जा रहा है, वहीं वो पैसा अगर लग जाता है तो उसे कहते हैं कुएं की मिट्टी कुएं में लगना। 8वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ हमें बताना है, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया है। किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ ना कुछ अंश अवश्य रह जाता है। यही फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसका हिंदी सही अर्थ हमें बता रहा है कि चोर जो है वो कभी भी चोरी करने की जो है, चोरी से तो गया क्या, हेरा फेरी से गया, वो अपनी प्रकृति को जो है वो पूर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता। उसकी छोटी सी जो अंश है वो उसके अंदर जरूर रह जाता है। मान लीजिए कि चोर है तो चोरी करना बंद कर देगा तो क्या हुआ, छोटी मोटी हेरा फेरियां तो करता ही रहेगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ सही है। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, हमें सही जो है लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पहला नंबर ऑप्शन, भागते भूत की लंगोटी ही सही। इसका हिंदी अर्थ दिया है कि लंगोट के सहारे भूत को पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी जो आपके हाथ में आ जाए वही फायदेमंद है, थोड़ा बहुत भी जो फायदा हो रहा है वही ठीक है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर रहती है, बिल्कुल नहीं। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, यानी लाठी पर चढ़कर बंदरी अपना नाच दिखाती है, नहीं, अनुशासन में ही जो है कार्य करवाया जा सकता है। और अगला लिखा है, दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। यही यहाँ पे एक लोकोक्ति लिखी है जिसका अर्थ भी सही लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है कि मुफ्त में जो वस्तु मिल जाती है उसका दाम नहीं पूछा जाता, उसकी परीक्षा नहीं की जाती। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, आंखें लाल पीली करना, इस मुहावरे का सही निकटतम अर्थ कहाँ लिखा हुआ है बताइए। आंखें लाल पीली करना, अपना नुकसान स्वयं करना, नहीं, मृत्यु के अधिक निकट होना, नहीं, बहुत अधिक नाराज होना। नाराज जब हम होते हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है, लाल पीली हो जाती है, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है, यानी वापस से हमें क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है, सुसंगत नहीं है, असंगत है या त्रुटिपूर्ण है, इस प्रकार से ये प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। तो प्रश्न को 1 सेकंड जरूर देना है, ध्यान से उसे समझना है, फिर उत्तर को करेक्ट टिक करना है। तो देखिए 11वां नंबर जो प्रश्न है हमें पूछ रहा है कि गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो पहले नंबर पे लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बिल्कुल गलत। फर्स्ट ऑप्शन पे ही गलत उत्तर लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होने वाला है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये जो लोकोक्ति है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि उपदेश देने में लोग बड़े चतुर होते हैं और बड़े ही जो है बहुत ज्यादा, आपको हर व्यक्ति उपदेश देने वाला मिल जाएगा और क्या कहेगा, मैंने कहा था ना ऐसा जरूर होगा। ये जो डायलॉग है ये एकदम कॉमन डायलॉग है और आपके मित्र, आपके परिचित, आपके सगे संबंधी भी आपको इस डायलॉग से परिचित करवाते रहते होंगे। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देने में तो सब चतुर होते हैं लेकिन खुद के ऊपर उस बात का अमल करना ये किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी किसी शर्त के बहाने काम न करना, बिल्कुल सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाने बनाना, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला गलत था, हमें गलत ही चूज करना था। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है, बताइए त्रुटिपूर्ण का क्या अर्थ होता है। अभी मैंने आपको बताया त्रुटिपूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, रॉन्ग आंसर, गलत आंसर हमें चूज करना है। डेप्यूटी जेलर में पूछा गया, जमीन पर पांव ना पड़ना, यानी अत्यधिक अभिमान करना, बिल्कुल सही बात है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भय से मुंह का रंग फीका पड़ जाना, बिल्कुल सही बात है। सब्ज बाग दिखाना, यानी व्यर्थ की आशा देना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जमीन चूमने लगना, अर्थात अपनी जमीन से बहुत लगाव रखना, ये गलत आंसर लिखा है। जमीन चूमने लगना जो है ये मुहावरा उस मुहावरे का विलोम मुहावरा है जो आपने सुना होगा कि वो तो आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसकी बहुत प्रगति हो रही है, और वो जमीन चूम रहा है यानी उसकी बहुत अवनति हो रही है। तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के विलोम मुहावरे माने जाते हैं। जमीन चूमने लगना का अर्थ क्या होता है कि पतन होना और नुकसान पे नुकसान होते चले जाना, अपनी जमीन से बहुत लगाव रखना, इसका हिंदी अर्थ नहीं है।
समानार्थक मिलता जुलता आपको बना करके अर्थ जरूर दिया जाएगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत चूज करना था। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। नामधराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। नामधराई होना यानी क्या होना? बदनाम हो जाना। बदनाम होने को कहते हैं कि इसकी तो नाम धराई हो गई है, यानी इसका नाम ही बदनाम हो गया है। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है? गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया। गर्दन उठाना यानी विरोध करना, बिल्कुल सही है। खटाई में पड़ जाना यानी बीच बीच में कोई झंझट आ जाना, बिल्कुल सही है। घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, बिल्कुल नहीं। घाट घाट का पानी पीना जो मुहावरा है ये बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका हिंदी अर्थ आप भी बता सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति होना, यानी घाट घाट का पानी पिया यानी इसके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। ये गलत लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर है। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अभिप्राय क्या है? डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया कि इधर उधर की हाँकना यानी ठीक विषय पर बात ना करके इधर उधर की बात करना, ये हमारा उत्तर रहने वाला है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। नाक भौं चढ़ाना यानी क्रोध या घृणा करना, बिल्कुल सही बात है। नाक में दम करना यानी परेशान करना, बिल्कुल सही बात है। नाक का बाल होना यानी अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, बिल्कुल नहीं। नाक का बाल होना यानी बहुत महत्वपूर्ण होना। नाक पर मक्खी बैठने न देना यानी एहसास न लेना, ये भी सही बात है। गलत ऑप्शन हमारा स था और वही हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आ बैल मुझे मार, ये जो कहावत है ये जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ है? क्या? बैठे बिठाए आफत मोल लेना। बैठे बिठाए आफत मोल लेने को क्या कहते हैं हम? आ बैल मुझे मार। 18वां नंबर प्रश्न देखिए। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, तो ये जो है ये मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। क्या? कि थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना। जैसे आपकी किसी व्यक्ति ने मदद की तो आप उसी के पीछे पड़ जाओ, उसी को परेशान करने लग जाओ, तो ये मुहावरा बन जाता है कि उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। तो ये जो मुहावरा है बहुत ही एकदम कॉमन मुहावरा है, इसका हिंदी अर्थ पूछा गया था। 19वां नंबर प्रश्न देखिए। हाथी के पांव में सबका पांव, ये जो लोकोक्ति है प्रोटेक्शन ऑफिसर की परीक्षा में पूछा गया, इसका हिंदी अर्थ हमें बताना है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कि एक बड़ा प्रयत्न करे कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। हाथी का पांव में सबका पांव यानी छोटे छोटे जो प्रयत्न किए गए हैं वो एक बड़ा प्रयत्न जो है वो उन सबको कवर कर देता है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। कलई खुलना कि उसकी कलई खुल गई यानी उसका क्या खुल गया? राज खुल गया यानी भेद खुल जाना। ये ब नंबर आंसर इसका रहेगा 20वें का। 21वां नंबर प्रश्न देखिए। भागते भूत की लंगोटी भली, क्या ये प्रश्न ऊपर से रिपीट नहीं हुआ है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था 2022 के अंदर। डेप्यूटी जेलर में भी यही प्रश्न ऊपर परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये रिपीट होते हैं। भागते भूत की लंगोटी भली, ये जो मुहावरा है, ये जो लोकोक्ति है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? कि जो मिल गया वही काफी है। आपके पास जो मिल गया आपको वही आपके लिए सफिशिएंट है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए। छप्पर पर फूस ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। छप्पर पर फूस ना होना, छप्पर यानी झोपड़ी के ऊपर एक तिनका भी ना होना यानी अत्यंत गरीब होना, ये अत्यंत गरीबी का परिचायक है। द नंबर ऑप्शन इसका रहने वाला है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए। चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। चींटी के पर लग जाना यानी विनाश के लक्षण प्रकट हो जाना, यानी पता चल जाना कि अब इसका क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए। मुसीबत के समय उपाय खोजना, तो ये जो है आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे को चरितार्थ कर रहा है। यानी जिस समय आग लगी है क्या आप उसी समय कुआं खोदेंगे तो क्या वो कुएं में से पानी निकलेगा और आपके घर की आग बुझेगी? इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए परीक्षा देने के समय ही एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा तैयारी हमेशा पहले से करनी चाहिए। यही मुहावरा हमें समझाता है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना,
तो फिर ये तो बहुत ही सरल जो मुहावरा है इसकी लोकोक्ति क्या होगी? इसकी लोकोक्ति क्या होगी? तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी क्या होती है? चादर होती है। सीईटी की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न था। ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न देखिए, किस मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? मान लीजिए युक्ति युक्त शब्द जो है ये भी हमें जो है नहीं है करके हमें कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है? ये हमें गलत ऑप्शन चूज करने की सलाह दे रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन सा गलत है। देखिए, पैंदे के बल बैठना पराभव मानना, बिल्कुल सही। पैंदे के बल बैठ जाना यानी बिल्कुल आपको हार मान लेना, आप ये मान लो कि अब ये काम मुझसे नहीं हो सकता। छठी का राजा का अर्थ लिखा है कठिन परिश्रम करने वाला, जो गलत है और यही हमारा आंसर है। छठी का राजा किसे कहा जाता है स्टूडेंट? छठी का राजा उसे कहते हैं जिसको बिना मेहनत किए सब कुछ वंशानुगत मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? छठी का राजा। और यहां इसका हिंदी अर्थ लिखा है कठिन परिश्रम करने वाला, जो बिल्कुल गलत है। जो गलत है वही हमारा आंसर है। बाकी छाती उमड़ आना का अर्थ लिखा है प्रेम या करुणा से गदगद होना, बिल्कुल सही है। और पेट में पाव होना यानी छली कपटी होना। जो सही ऑप्शंस हैं उन्हें भी आप जरूर देखें, क्योंकि यही ऑप्शंस जो हैं ये अलग अलग प्रश्नों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? पहले मारे सो मीर नहीं, जो गुड़ खाए वही कान छिदाए नहीं, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है कि जैसे जैसे कंबल भीगती है वो और भारी होती जाती है। एक तो ऋण लिया हुआ है, ऊपर से और ऋण लेने का सोच रहे हैं। पहले वाला ऋण तो आपने चुकाया नहीं, आपके ऋणों की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाएगी और जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ हमें पता चल गया, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। यहां कामरी शब्द का अर्थ कंबल है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? यानी वापस से हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है गलत ऑप्शन। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निशंक होना, बिल्कुल गलत। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका बोले तो उसका सशंक होना। चोर चोरी करने के बाद हमेशा डाउटफुल रहता है, शंका से युक्त रहता है, निशंक होकर के थोड़ी ना घूमता है। चोर को हमेशा डर रहता है कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो यहां गलत लिखा हुआ है और जो गलत है वही हमारा आंसर है। लेकिन सही वाले भी हम देख लेते हैं। अज्जल गगरी झलकत जाए का अर्थ होता है अधूरे ज्ञान पर इतराना, सही बात है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, बिल्कुल सही बात। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ होता है प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई न होना। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका हिंदी अर्थ जो है वो गलत दिया हुआ है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे तेल। तो ये तो बिल्कुल ही सरल लोकोक्ति थी। यहां रिक्त स्थान के अंदर अधूरी लोकोक्ति बनी थी। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, खग जाने खग की ही भाषा। ये जो लोकोक्ति है इसका निकटतम अर्थ क्या है बताइए? खग जाने खग की ही भाषा, यानी फालतू आदमी फालतू बात करता है नहीं, पक्षी ही की बोली पक्षी समझता है नहीं, विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, यहां ज्ञाता शब्द है, ठीक है। और चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, यही आंसर हमारा रहेगा। खग जाने खग की ही भाषा, इसका हिंदी अर्थ होता है कि चालाक व्यक्ति की ही बात समझ सकता है। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? असंगत है यानी हमें क्या पूछा गया है? गलत ऑप्शन हमें पूछा गया है, यानी मैच जो है वो गलत किया हुआ है। मुहावरा अलग है, अर्थ अलग है, वो हमें देखना है। सिर पर आफत पड़ना, विपत्ति पड़ना, बिल्कुल सही। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, बिल्कुल सही। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, नहीं। सिर पर सवार होना यानी किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, इसका बहुत क्रोधित होना नहीं होता है। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, ये आंसर सही है। तो हमें गलत ऑप्शन चूज करना था जो कि स पे है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती।
इस भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति बताइए। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछी गई ये जो लोकोक्ति है कि जो है बहुत ही सरल लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सामने दिखाई दे रहा है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न था, घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ बताना है हमें, दूसरों की कीर्ति पर डींगे मारना। क्या मारना? डींगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकना। काम आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया। वैसे लोकोक्ति भी अपने अर्थ को स्पष्ट कर रही है कि घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ। तो जो बाप ने घी खाया तो फिर आपके हाथ में घी की खुशबू कहां से आएगी? तो आपने मेहनत ही नहीं की, आपने कुछ कमाया ही नहीं। तो ये जो लोकोक्ति है इसको अर्थ प्रकट करती है कि व्यर्थ में डींगे नहीं मारनी। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, छाती पर पत्थर रखना। ये जो मुहावरा है इसका हिंदी अर्थ थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा में पूछा गया था। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। इस प्रकार की किसी विपत्ति का अगर हमें सामना करना पड़ता है तो हमें ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग करना पड़ता है कि अपनी छाती पर पत्थर रख दो, यानी धैर्यपूर्वक इस कठिन समय को गुजार लो। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया प्रश्न था। आंखें खुलना का अर्थ क्या होता है? सजग हो जाना। कि आज तो मेरी आंखें खुल गई, यानी पहले मैं भ्रम में था और आज मैं सजग हो गया हूं। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी? थर्ड ग्रेड टीचर में पूछी गई, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। तो बताइए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यही हमारा जो है लोकोक्ति रहेगी कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मन, वो पवित्र होना चाहिए, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। कठौती किसे कहते हैं? जो ऋषि मुनि कमंडल धारण करते थे उसमें जो जल भरा हुआ है वो गंगा के समान ही अगर आपके मन में पवित्रता है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, सबकी मति भ्रष्ट होना। अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा में पूछा गया। मति भ्रष्ट होना यानी सबकी मति भ्रष्ट होना, यानी क्या हो जाना? कुएं में ही भांग पड़ना। यानी जैसे कुएं में भांग पड़ जाती है और उस कुएं का पानी जो भी पीता है वो मतवाला हो जाता है, इसी प्रकार से ये मुहावरा बना गया कि सबकी मति भ्रष्ट एक साथ कब हो जाती है? जब कुएं में क्या पड़ जाती है? भांग पड़ जाती है। 38वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, अर्थ सुमेलित नहीं है। तो बताइए, कलेजे पर सांप लौटना नफरत करना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ नफरत करना नहीं होता है। कलेजे पर सांप लौटना क्या होता है? ईर्ष्या करना। नफरत और ईर्ष्या में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ पे सांप लौटना का अर्थ क्या होता है? ये गलत दिया हुआ है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना यानी घबरा जाना, और अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। ये तीनों ही मुहावरे सही हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे अलग स्थिति। ये जो है उक्त अर्थ बोधक वाली लोकोक्ति कौन सी है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। जो सबसे अलग ही स्थिति में रहता है उसे कहते हैं तीन लोक से मथुरा न्यारी। इसकी मथुरा तो तीन लोक से न्यारी है, यानी बिल्कुल अलग ही प्रकार से व्यक्ति रहता है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का हिंदी अर्थ सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, हमें बताना है। गूलर का फूल जो है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए जो व्यक्ति बहुत कम दिखाई देता है उसे या तो कहते हैं ईद का चांद या कहते हैं गूलर का फूल। 41वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी लोकोक्ति और उसका अर्थ सही नहीं है? हमें बताना है कि कौन सी लोकोक्ति और उसका अर्थ सही मैच नहीं किया हुआ है। तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, बिल्कुल सही बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, बिल्कुल सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना, बिल्कुल सही बात है। अपनी डफली अपना राग, यानी अपना दुखड़ा रोना, ये गलत बात है। अपनी डफली अपना राग का जो मुहावरा है उसका अर्थ सही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा आंसर रहने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मुहावरा और उसका अर्थ सही है? RSMMB हाउसकीपर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तेली का बैल होना, यानी मन लगाकर काम नहीं करना जो है ये बिल्कुल गलत बात है। तेली का बैल तो मतलब मन लगाकर काम करता है। गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यही सही अर्थ है। चोली दामन का साथ, ये गलत है। एक दूसरे से स्पर्धा, तालू में जीभ न लगना, भूख से तड़पना, ये भी गलत बात है। एक ही सही उत्तर था, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कहनी। चलिए 43वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और लोकोक्ति
और सूची 2 में उनके अर्थ के साथ हमें उन्हें सुमेलित करना है। सूची 1 में लिखा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसको सूची 2 के अंदर जहां इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है उससे हमें मैच करना है। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ होता है सभी अच्छे बुरे सबको एक जैसा समझना। दूसरा हमारा प्रश्न है दाल भात में मूसलचंद, इसका हिंदी अर्थ होता है व्यर्थ में दखल देने वाला। तीसरा हमारा मुहावरा है पहले भीतर तब देवता पितर, यानी सबसे पहले पेट पूजा करनी चाहिए, तो पेट पूजा सबसे प्रधान। और चौथा लिखा हुआ है सब धान 22 प्रसेरी, यानी उसके लिए सब जो है एक समान माने जाते हैं। जिस व्यक्ति का कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है उसके लिए मुहावरा बनाया गया है कि सब धान 22 पसेरी। तो देखिए इसका आंसर रहेगा ए का 3, बी का 1, ए का रहेगा 3, बी का रहेगा 1, सी का रहेगा 4 और डी का रहेगा 2। इस प्रकार से जो आंसर रहेगा वो इनमें चारों में ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए था और यहाँ पे 4 होना चाहिए था। और इस प्रकार से फर्स्ट नंबर अगर ऑप्शन को हम सही कर सकते हैं तो ये वाला हमारा आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है उसके अंदर भी फेरबदल करना पड़ेगा, बी का 1 और सी का 4। इस प्रकार से ये आंसर रहेगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सूची 1 और लोकोक्ति सूची 2 को उनके अर्थों के साथ मैच करना है हमें। आंख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना, जो बेशरम हो जाता है उसे कहते हैं कि इसकी आंख का नीर ढल गया है। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना। और कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। वीडियो मेंस की परीक्षा 2022 में ये पूछा गया प्रश्न था। तो इसका आंसर क्या होगा 3142, इसका आंसर रहने वाला है। 45वां नंबर प्रश्न देखिए। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी? एसआई की परीक्षा में पूछी गई लोकोक्ति थी। तो बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, ये लोकोक्ति बनेगी कोयले की दलाली में हाथ काले करना। यानी जब हम कोयले की दलाली करते हैं तो हमारे हाथ काले ही होते हैं, यानी अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारा जो फल है वो भी कैसा होगा? बुरा ही होगा। चलिए 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना। घर में आपके सम्माननीय व्यक्ति मौजूद है लेकिन आप उसे सम्मान नहीं देकर के बाहर वाले व्यक्ति को अगर सम्मान देते हैं तो ये लोकोक्ति बोली जाती है कि घर का जोगी जोगणा आन गांव का सिद्ध। ये हमारा आंसर रहने वाला है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जो लोकोक्ति है इसका भावार्थ हमें बताना है। एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा है। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति है जिसका हिंदी अर्थ होता है समस्या को जड़ से मिटा देना। 48वां नंबर प्रश्न देखिए। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा है कान पर जू ना रेंगना तनिक भी असर ना पड़ना, बिल्कुल सही बात है। जब मम्मी कह कह के थक जाती है और हम नहीं सुनते हैं तो यही कहावत जो है मम्मी हमेशा कहती है कि कान पर जू नहीं रेंगती। उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, ये जो है भावार्थ बिल्कुल सही नहीं है। उड़ती चिड़िया पहचानना ये अपना समूह लेकर रह जाना यानी लज्जित होकर रह जाना। और छाती पर सांप लौटना यानी घोर ईर्ष्या करना। बाकी तीनों ऑप्शन सही है लेकिन सेकंड नंबर ऑप्शन सही नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े लोग ही कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते, यानी बूढ़े आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता, ये भी सही बात है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज यानी बनावटी परहेज, ये भी सही बात है। गलत आंसर हो गया ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। चलिए 50वां प्रश्न हम देखते हैं। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना जो है अंधेरा करना, वो भावार्थ इसका व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया, यानी चाम के दाम चलाना, ये हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने मुहावरे और लोकोक्ति के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। 50 सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी, उसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। 2025 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या होगा?
ये जो है सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। कंटेम्प्ट का जो है पारिभाषिक शब्द होता है अवमानना। चलिए 52वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। एलोकेशन का शब्द का हिंदी अर्थ होता है नियतन। चलिए 53वां प्रश्न देखिए, स्कूल लेक्चरर की जीके की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्द और समानार्थक शब्द सही नहीं है। गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो देखिए रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन सही है। वर्बेटिम यानी शब्दशः बिल्कुल सही है। परसेंटाइल यानी प्रतिशतांश ये बिल्कुल गलत है। और सेटुरिटी यानी सांविधिक ये सही है। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है परसेंटाइल को प्रतिशतांक या प्रतिकुल्यक के नाम से जाना जाता है, प्रतिशतांश नाम से नहीं जाना जाता। बहुत ही जो है नॉर्मल शब्द था, लेकिन उसका हिंदी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। प्रतिशतक या प्रतिकुल्यक परसेंटाइल को कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? स्कूल लेक्चरर की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। रिहेबिलिटेशन पुनर्वास जो है सही है। टेम्परामेंटल कलह प्रिय ये गलत आंसर है। टाइटल उपाधि को कहते हैं और पेरीफ्री परिधि को कहते हैं। तो टेम्परामेंटल क्या होता है? जो तेज मिजाज होता है उसे कहते हैं कि ये टेम्परामेंटल व्यक्ति है। तो हमारा आंसर रहेगा ब। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? वापस से गलत ऑप्शन चूज करना है। स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। मेमोरेंडम ये बहुत सरल और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, जिसका अर्थ यहाँ पे स्वर्ण पत्र लिखा है, जो कि गलत है। मेमोरेंडम किसे कहते हैं? ज्ञापन को कहते हैं। और स्मरण पत्र तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिमाइंडर लेटर कहते हैं। मार्जर विलयन और कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार और ऑब्लिगेटरी बाध्यकर को कहलाता है। बाकी तीनों शब्द सही है, तो जो शब्द सही है उन पे भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। एड्रेस को क्या नहीं कहते? एड्रेस अभिभाषण कहलाता है, संबोधन कहलाता है, मानपत्र भी कहलाता है, लेकिन निवारण नहीं कहलाता। तो ये जो है यही हमारा आंसर रहने वाला है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। परस्यूम्पेशन उपधारणा या पूर्व धारणा सही बात है। प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता या सामीप्य सही बात है। डोमिसियल निवासी या आवासी, डोमिसियल तो अधिवास को कहा जाता है, ये गलत आंसर है। और इम्प्लीमेंशन कार्यान्वयन या परिपालन को कहा जाता है, ये भी सही आंसर है। तो आंसर हमारा रहेगा 57 का स। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? शब्द नहीं है। गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। काउंसिल यानी परिषद, तो कौंसिल परिषद को ना कहकर कौंसिल किसको कहा जाता है? वकील को कहा जाता है। यही हमारा आंसर रहने वाला है। डिप्रोटेशन निर्वासन को कहते हैं, डेलिमिटेशन परिसीमन को कहते हैं, और एराडिक्शन उन्मूलन को कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? हाउसकीपर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न था, और इसके अंदर गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? देखिए सबसे पहला देखते हैं, एनक्लेरी अनुषंगिक सही है। कैंटोनमेंट परिकलन, ये कैंटोनमेंट जो है ये छावनी को कहते हैं, परिकलन को नहीं कहते हैं। और सेंसस जनगणना को कहते हैं, और वेग वेतन को कहते हैं। ऊपर तीनों जो है अ, स और द ऑप्शन सही है, जबकि ब गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। 60वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ये वीडियो की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? डिक्री। डिक्री हुक्मनामा को कहते हैं, और बाकी तीनों जो ऑप्शन है उसके हिंदी रूपांतरण मैंने आपके लिए यहाँ सही लिख दिया है। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस को विभागीय लापरवाही कहते हैं, विभागीय जांच नहीं कहते हैं। और डेनियल को इनकार कहते हैं, तरक्की नहीं कहते हैं। डेवाइट को अहित नहीं कहते हैं, विचलित कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये जो है सारे ही शब्द
देख लिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। अवार्ड को पुरस्कार कहते हैं, अधिनिर्णय कहते हैं और पंचाट कहते हैं, लेकिन ग्रहण करना नहीं कहते हैं, और यही हमारा आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द हमें छांटना है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। जो गलत आंसर है वो हमें छांटना है। डिपोनेंट, डिपोनेंट यानी अभिसाक्षी, ये बिल्कुल सही है। पर्सोनेल, पर्सोनेल यानी कार्मिक, ये भी सही बात है। विलफुल यानी जानबूझकर, ये भी सही बात है। परजुरी यानी शपथ पूर्वक लिखा है, जबकि परजुरी का अर्थ होता है झूठा साक्ष्य, और शपथ पूर्वक को कहते हैं अंडर ऑथ। जो है सही शब्द भी मैंने आपके लिए नीचे लिख रखे हैं। जो गलत ऑप्शन था वो हमारा डी था, यही हमारा आंसर रहने वाला है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो रिटर्न को विवरणी कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, निर्वाचित करना भी कहते हैं, लेकिन पुनरीक्षण नहीं कहते हैं, और यही हमारा आंसर रहेगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया, रिकॉर्ड को क्या नहीं कहते हैं? रिकॉर्ड को सूचित करना नहीं कहते हैं। दर्ज करना, कीर्तिमान और अभिलेख कहा जाता है। तो जो गलत आंसर था वही हमारा आंसर है 64 का। 65 का देखिए, टेम्परामेंटल, बिल्कुल ऊपर आया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एसआई की परीक्षा में दोबारा आया ये प्रश्न। तो तुनक मिजाज को क्या कहते हैं? टेम्परामेंटल कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप का सही शब्द नहीं लिखा हुआ है? एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो अटैचमेंट यानी कुर्की जो है सही है। बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट जो है दुर्व्यवहार नहीं होता है, वो अनुचित आचरण या गलत बर्ताव होता है, यही हमारा आंसर रहेगा। और पुनिटिव यानी दंडात्मक, और गुड फेथ यानी सद्भाव, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 66 का आंसर क्या रहने वाला है? ब। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका पारिभाषिक शब्द क्या है? एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस का पारिभाषिक शब्द होता है संज्ञेय अपराध, यानी एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है, उसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपरसेड हिंदी का, इसका जो ये हिंदी शब्द क्या होगा? सुपरसेड का अर्थ क्या होता है? अधिक्रमण करना। अधिक्रमण करने को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरसेड। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए एक ही शब्द सही रूप से लिखा हुआ है, जिसका नाम है सब जस्टिस यानी न्यायाधीन, ये बिल्कुल सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, जो गलत है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। 70 नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? यानी गलत शब्द लिखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी सही रूपांतरण नहीं है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए एग्रीगेट यानी औसत लिखा हुआ है, जबकि गलत है। एग्रीगेट सकल को कहते हैं, यही हमारा आंसर रहने वाला है। चार्जेबल ये प्रभार्य, और डेलिमिटेशन परिसीमन, और डेमाक्रेशन सीमांकन, ये तीनों ही शब्द सही है। हमें गलत पूछा गया था, जो कि हमारा आंसर रहेगा अ। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो गलत ऑप्शन हमारा क्या है? देखिए एक्विट दोष मुक्त करना सही है। एक्यूटेबल न्यायोचित सही है। इविक्शन निष्कासन सही है। इन जंक्शन कार्यादेश ये गलत आंसर है, और यही हमारा आंसर है। इंजेक्शन को क्या कहते हैं? निषेधता। कार्यादेश को कहते हैं वर्क ऑर्डर। कार्यादेश नहीं होता, एक्चुअली में होता है कार्यादेश। ये वर्क ऑर्डर के लिए काम में लिया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रॉमिसरी नोट, इसके लिए समकक्ष हिंदी शब्द क्या माना जाएगा? प्रॉमिसरी नोट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वचन पत्र। तो 72 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ब। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? एक्सेप्शनल यानी स्वीकारात्मक नहीं होता है, अपवादात्मक होता है, असाधारण होता है और विशिष्ट भी होता है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न था, इसका आंसर रहेगा ब। 74 के अंदर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? एग्जैक्ट सही आंसर हमें ढूंढना है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए अरेटा जो है अशुद्ध को नहीं कहते हैं, इसमें एक ही शब्द जो है वो शुद्ध रूप से लिखा गया है, वो है इंटिमिडेशन अधित्रास। ये इंटिमिडेशन अधित्रास को ही कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में प्ली शब्द का सही अर्थ नहीं है? प्ली को क्या नहीं कहते हैं? तो प्ली जो है
सुसंगत कथन नहीं कहलाता है, तर्क, अभिवचन और दलील कहलाता है। प्ली, याद रखिए, प्ली यानी दलील या तर्क या अभिवचन। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसआई की परीक्षा में पूछा गया, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही लिखा हुआ है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है ऑब्स्केन यानी अश्लील, ये सही शब्द है। बाकी तीनों शब्द यहाँ गलत लिखे हुए हैं, जिसका मैंने हिंदी सही लिख दिया यहाँ। प्लेंटिफ यानी वादी, और डिपोर्शन यानी निर्वासन, और डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति, ये तीनों शब्द मैंने आपके लिए यहाँ सही रूप में लिख दिए हैं। तो सही रूप को भी आप अच्छे से देख के जाएं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्लेरेशन यानी त्वरण, ये सही है। एक्सेस यानी आधिक्य, ये गलत है। एक्सेस यानी पहुंच होता है। और डाइवर्सन यानी विषयांतर सही है। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुपरक भी सही है। तो गलत ऑप्शन था ब, और ब ही हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि एक्सेस का मतलब क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है, पहुंच होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंडोर्समेंट शब्द जो है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। एंडोर्समेंट जो है बेसिकली पृष्ठांकन को कहते हैं, लेकिन बेचान और समर्थन को भी कहते हैं। ये तीनों ही शब्द जो है ये इसको बता रहे हैं, लेकिन ये मूल्यांकन शब्द जो है इवोल्यूशन होता है, एंडोर्समेंट नहीं होता है। ये इवोल्यूशन को बताता है, मूल्यांकन, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं मतलब गलत ऑप्शन है, और यही हमारा आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रोच शब्द का असंगत यानी गलत ऑप्शन हमें चूज बताना है। अप्रोच को क्या नहीं कहते हैं? अप्रोच को सिफारिश नहीं कहते हैं, दृष्टिकोण, उपमार्ग और पहुंच जरूर कहते हैं। तो अप्रोच का जो हिंदी अर्थ है वो सिफारिश नहीं होता है। चलिए 80वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूं कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, ज्यूरिसडिक्शन शब्द आने की पूरी संभावना रहती है, एंडोर्समेंट आने की पूरी संभावना रहती है, रिमाइंडर लेटर आने की पूरी संभावना रहती है। ज्यूरिसडिक्शन के लिए क्या समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है? क्षेत्राधिकार। याद रखिए, ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्राधिकार। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस मिसकंडक्ट, इसके लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट को हिंदी में कहते हैं घोर कदाचार, जो बहुत बुरा काम किया जाता है उसको कहते हैं ग्रॉस मिसकंडक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द दिया हुआ है? 13 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो देखिए, रेम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति कहलाता है। प्रतिपूर्ति वो चीज होती है जिससे जैसे कि बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया और सरकार उसके लिए कुछ जो है वहां उसके परिजनों को जो कुछ भी देती है उसे कहते हैं प्रतिपूर्ति यानी रेम्बर्समेंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। अप्रेंटिस प्रशिक्षण को नाम दिया है, ये गलत आंसर है और यही हमारा आंसर है। अप्रेंटिस तो शिक्षु को कहते हैं, जो प्रशिक्षण लेता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस, प्रशिक्षण को नहीं कहते हैं। और जेविलियन कोर्ट यानी किशोर नालय, ये बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? गलत ऑप्शन हमें छांटना है। ये जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं इसका मतलब आपको ये जो दिए गए जितने ऑप्शन है उन सभी शब्दों के अर्थ अगर आपको आएंगे तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन हमें चूज करना था। एक्ट यानी अधिनियम, बिल्कुल सही बात है। लेजिबल यानी सुवाच्य, बिल्कुल सही बात है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी या पूर्व प्रभावी, ये भी सही बात है। लेकिन ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात को नहीं कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का हिंदी अर्थ तो परिवहन होता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। अथॉरिटी को क्या नहीं कहते? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो अथॉरिटी को लेखकीय अधिकार नहीं कहते, क्योंकि लेखकीय अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं कॉपीराइट। प्राधिकरण, अधिकारी, विद्वान और प्राधिकार को अथॉरिटी जरूर कहा जा सकता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए, लीगल प्रोटेक्शन यानी विधिक संरक्षण सही है। अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, यहां पे गड़बड़ कर दी। अटॉर्नी जनरल को महाधिवक्ता नहीं कहते, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को कहते हैं महान्यायवादी। महाधिवक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल और महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल।
एप्रेंस प्रकट को कहते हैं, एज्यूम ग्रहण करने को कहते हैं। ये तीनों अ, स और द तो सही थे, लेकिन आंसर गलत पूछा था जो कि ब था। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? 13 सितंबर को भी परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो गलत है। देखिए सही शब्द का हमें आंसर ढूंढना है जो कि द नंबर पर है। वो लिखा हुआ है अपेसमेंट यानी तुष्टीकरण। अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही कहते हैं। आर्बिट्री यानी मनमाना और जुडिशियस यानी उचित, ये तीनों शब्द मैंने आपके लिए लिख दिए हैं जो कि यहाँ गलत रूप से लिखे हुए थे। उसका नीचे आपके लिए हिंदी रूपांतरण भी लिख दिया गया। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोकेशन शब्द जो है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? वोकेशन किसे कहते हैं? व्यवसाय को कहते हैं, याद रखना है, वोकेशन व्यवसाय। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में लिखा हुआ है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पे प्रश्न था। तो सही कहाँ लिखा हुआ है? देखिए कस्टडियन यानी अभिरक्षक, ये बिल्कुल सही है। बाकी प्रमोशन पदोन्नति होता है, पदावनति नहीं होता। कॉन्ट्रावेंशन पालन लिखा हुआ है, गलत, उल्लंघन होता है। और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा है, जबकि यहाँ होता है प्रमाणीकरण। ये तीनों ही शब्द मैंने आपके लिए शुद्ध रूप से लिख दिए हैं। ये जो मैंने सही शब्द लिखे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा से जाने से पहले एक बार जरूर देख करके जाइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडोर्समेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में कहाँ लिखा हुआ है? तो एंडोर्समेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है द पे लिखा हुआ है। ये लिखने का जो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऐसा होता है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन होता है। इसको मैं यहाँ पे वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, पृष्ठांकन शब्द को एंडोर्समेंट नाम से जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए सही है रिव्यू, ठीक है, बाकी तीनों गलत है, तो हमें सही पे ही ध्यान देना है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही लिखा हुआ है? फोरसाइट यानी दूरदर्शिता, जो दूर की सोच सकता है उसे फोरसाइट कहते हैं। पटवार की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में लिखा हुआ है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ देखिए प्रोबेशन शब्द का अर्थ परिवीक्षा लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सही आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में लिखा हुआ है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ देखिए सही रूप में लिखा हुआ है डेफामेशन यानी मानहानि। मानहानि को डेफामेशन कहा जाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडजॉर्नमेंट, ये जो शब्द है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में क्या लिखा हुआ है? स्थगन। एडजॉर्नमेंट यानी कोर्ट में जब जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो एडजॉर्नमेंट होता है, यानी वो चीज को रोकता है। 95 नंबर क्वेश्चन जो है, एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय क्या होता है? स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया। एम्प्लॉयर जो है वो नियोक्ता कहलाता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्विजिलेशन, इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या है? स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया। अन्वीक्षण को कहते हैं इन्विजिलेशन। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? स्टेनोग्राफर में रेवेन्यू को क्या कहते हैं? राजस्व। राजस्व को रेवेन्यू कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द क्या है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न था, ओथ यानी शपथ। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेप्यूटेशन का हिंदी पर्यायवाची? स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न था। तो डेप्यूटेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। और 100वां और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं, रिमाइंडर का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? रिमाइंडर को अनुस्मारक कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर जो है मुहावरे और लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली के कुल 100 प्रश्नों को कवर किया। और आगे जो 3 पार्ट बने हैं उसमें हमने 400 प्रश्न सॉल्व कर रखे हैं। तो टोटल 500 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके 4 वीडियो में कवर हो गए। जो भी छात्र संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम कवर करना चाहते हैं वो इन चारों वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और शिक्षा सारांश के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो जो है वो भी आपके भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।